नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और रोज की तरह सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सी क्लास और कौन कौन सा चैप्टर लेकर आया हूं और किस किस की क्लास लगने वाली। सबसे पहले विपक्ष का जाति का 24 घंटे में फेल हो गया भाई। नरेंद्र मोदी ने 5 ऐसे बयान दिए हैं जिसने पूरा खेल विपक्ष का पलट दिया है। आज वो 5 बयान और उसका डेटा आपको दिखाऊं। इसके अलावा इंडी का जाति कार्ड वर्सेस मोदी का गरीब कार्ड 2024 में क्या चलेगा। राहुल गांधी के प्लान का कांग्रेस में ही किसने विरोध कर दिया भाई, आज इसकी भी बात होगी। साथ ही बात होगी देश की संप्रभुता से जुड़े हुए खबर की। चीन के पैसे पर भारत का विरोध हो रहा था क्या? पत्रकारों के घर से पुलिस को क्या मिला छापे में? न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर छापे, कौन कौन लंबा अंदर जाएगा, आज इसके बारे में बात होगी। तीस्ता सीतलवाड़, यह नाम आपसे छुपा नहीं है। तीस्ता सीतलवाड़, सीताराम येचुरी, इनके यहां पुलिस क्यों पहुंची थी, इसकी जानकारी भी दूंगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीएम योगी का नया चैलेंज सामने आ गया। क्या यूपी बटेगा और पश्चिमी यूपी नया राज्य बनेगा क्या? यूपी को 2 हिस्सों में बांटने की सियासत पर कंप्लीट चैप्टर लेकर आया। और आखिर में 6 करोड़ की कार मात्र 45,000 में कैसे मिल रही है भाई? 6 करोड़ की कार। हवाई जहाज से भी तेज वो ट्रेन जो दिल्ली से मुंबई 2 घंटे में पहुंचा देगी, आज उसके बारे में भी बात होगी। और सबसे आखिर में किस्सा अनसुना, हमारा नया चैप्टर। आज आपको बताऊंगा 46 साल पहले आज ही के दिन कैसे गिरफ्तार हुई थी इंदिरा गांधी। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से दबंगई का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। आरोप है कि रंगदारी देने से इनकार करने पर एक युवक ने खुलेआम तमंचा तान लिया। जैसे ही बदमाश ने अपनी कमर में फंसा हुआ तमंचा निकाला तो मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हर कोई जान बचाकर भागा और चंद सेकंड में पूरा इलाका खाली हो गया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश में जुट गई। राजस्थान के झुंझुनू से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक आदमी ने एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। इस घटना में पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गया। घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें कार सवार उस पुलिसकर्मी से बहस करता दिखा। थोड़ी देर में कार सवार ने कार भगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मी गाड़ी की बोनट पर लटक गया। इसके बाद आरोपी ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और पुलिसकर्मी सड़क पर गिर पड़ा। इस दौरान पुलिसकर्मी गाड़ी के नीचे आने से बाल बाल बचे। मुंबई में गोल्डन मैन और द लिविंग स्टैच्यू के नाम से मशहूर गिरिजेश गौड़ के साथ बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड इलाके का इस वीडियो को बताया जा रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी गिरिजेश गौड़ के साथ धक्का मुक्की करता हुआ नजर आ रहा है। आरोप है कि उस पुलिसकर्मी ने नशे की हालत में गिरिजेश गौड़ के साथ मारपीट की और उन्हें सड़क पर घसीटने की कोशिश। इस दौरान कई लोग बीच बचाव की कोशिश करते नजर आए। जयपुर की सड़क पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब नोटों की बारिश होने लगी, जिसके बाद नोट लूटने वालों की भीड़ जमा हो गई और सड़क पर जाम लग गया। यह नोट कार पर चढ़कर एक शख्स उड़ा रहा था, जिसने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और लाल रंग का जैकेट पहना हुआ था। इस दौरान वो सभी को इशारा करके बुला भी रहा था और कह रहा था नोट उठा लो। नोट बरसाने वाला शख्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई वेब सीरीज मनी हीस्ट के किरदार की तरह लग रहा था और उसी तरह की हरकतें भी कर रहा था। गुजरात के सूरत में ओल्ड बॉम्बे मार्केट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगते ही आसपास के दुकानदारों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन दुकान बंद थी, जिसकी वजह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका और ग्राउंड फ्लोर में लगी आग ने पूरी बिल्डिंग को कब्जे में ले लिया। आग के तांडव की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आज दोपहर दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत डोलने लगा और बड़े इलाके में काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए। इस दौरान घबराहट में कई लोग घरों को छोड़कर सड़क पर आ गए। ऊंची ऊंची इमारतें और ऑफिस भी कुछ देर में खाली हो गए। भूकंप के झटके करीब 1 मिनट तक महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 आंकी गई और इसका केंद्र नेपाल में था। नेपाल में भूकंप की वजह से कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा। लेकिन अब बात भारत के सियासत में आई भूकंप, सियासी भूकंप।
दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि विपक्ष का जाति कार्ड 24 घंटे में फेल, मोदी ने 5 बयान में कैसे पलट दिया है खेल। इंडी का जाति कार्ड वर्सेस मोदी का गरीब कार्ड 2024 में क्या चलेगा, और क्या राहुल गांधी के प्लान का कांग्रेस में ही विरोध हो रहा है। आज सबसे पहले इसी का चर्चा। भैया कल से विपक्ष बहुत जोश में था, एक ब्लड पंप कर रहा था उनको लगा मजा आ रहा है। उसको लग रहा था कि बिहार में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करके उसने तो भैया नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ी तोप चला दी। अब कहां मोदी बचने वाले। विपक्ष को लग रहा था कि जाति आधारित जनगणना के आंकड़े दिखाकर वो नरेंद्र मोदी को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देगा जिससे निकलना नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हो। लेकिन विपक्ष का ये हाई जोश 24 घंटे भी नहीं टिक सका। जिसे विपक्ष अपना मास्टर स्ट्रोक मानकर बैठ गया था, उसे पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने जमीन पर पटक दिया। जाति की राजनीति का गेम बनाकर बैठे विपक्ष का पूरा गेम ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे से भी कम समय में पलट दिया। पीएम मोदी ने आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की रैलियों में एक के बाद एक ऐसी बातें कह दी जिसने जाति की राजनीति करने वालों के खिलाफ नया नैरेटिव बना दिया। और यह ऐसा नैरेटिव है जिसमें विपक्ष खुद फंस गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना के मामले में बैकफुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर खेलने लगे। पीएम मोदी ने आज 5 मास्टर स्ट्रोक वाले बयान जो जाति की राजनीति में पीएम मोदी को फंसाने वाली विपक्ष की चाल को ध्वस्त कर रहे हैं। आज सबसे पहले पीएम के इन्हीं 5 मास्टर स्ट्रोक वाले बयानों की बात करें, जिसमें चुन चुनकर पीएम मोदी ने ऐसे जवाब दिए कि विपक्ष का खेल ही पलट गया। पीएम मोदी का पहला मास्टर स्ट्रोक बयान, उन्होंने जिस आबादी को विपक्ष जातियों में बांट कर देख रहा है, उसी आबादी को अमीर और गरीब के तौर पर देख। विपक्ष देश को जातियों में बांट रहा है। नरेंद्र मोदी ने सीधा कह दिया इस देश में 2 ही वर्ग हैं, एक गरीब है एक अमीर है। और यह साफ कह दिया कि अगर किसी की सबसे बड़ी आबादी है तो वो आबादी है देश के गरीबों की। इसलिए किसको क्या नहीं मिला ये जाति के आधार पर नहीं देखना है, तो गरीब और अमीर के हिसाब पे देखो कि गरीब को क्या नहीं मिला, चाहे वो किसी जाति और किसी धर्म का हो। पहले सुनिए पीएम ने इस पर क्या कहा, फिर आगे की बात बताता हूं। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। सीधी सी बात है कि जातियों में बांटकर विपक्ष समाज का बंटवारा करना चाहता है, जिससे उसे राजनीतिक फायदा मिल जाए। जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये बातें करके विपक्ष जो है वो एक तरीके से माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष को भरोसा है कि उसे जाति वाली राजनीति का फायदा मिल जाएगा। लेकिन पीएम मोदी को भरोसा है कि वो पिछले 9 साल से जिस तरह से गरीबों का कल्याण कर रहे हैं, बिना जाति बिना देखे, ये गरीब वाली जो राजनीति वो कर रहे हैं, वही राजनीति आगे लेकर देश को जाएगी। क्योंकि उस राजनीति में जात पात धर्म नहीं, बल्कि यह देखा जाता है कि गरीबों का कैसे भला, फिर चाहे वो गरीब किसी भी जाति या धर्म से। यही वजह है कि पीएम मोदी ने देश में गरीबी को कम करके दिखाया। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी 2015-16 में 25% थी, जो घटकर 2019-20 में 15% रह गई। इस रिपोर्ट में यह नहीं लिखा है कि फलाना जाति घट गया, गरीबी रेखा से ऊपर आ गया, फलाने धर्म के लोग गरीब जो थे वो ऊपर आ गए। गरीब ऊपर आ गया गरीबी रेखा से, और यही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं गरीब को ऊपर ला रहा हूं, उसके जाति और धर्म को नहीं देख रहा। नीति आयोग के मुताबिक मोदी सरकार के 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीब रेखा से बाहर आए। ये 13.5 करोड़ लोगों की जाति देखी गई क्या? मल्टीनेशनल फाइनेंस सर्विस कंपनी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान रसोई गैस कनेक्शन, साफ पानी, बिजली और घर गरीबों को दिए गए बिना जाति को देखे हुए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पीएम मोदी ने गरीबों के लिए जो काम किया है, उसी का असर है कि 2015 में 21% आबादी कुपोषण का शिकार थी, जो 2021 में घटकर 11.8% पर आ गई।
2015 में 11.6% बच्चे ऐसे थे जो शिक्षा से वंचित। 2021 में यह संख्या घटकर 7.72% आ गई, जबकि देश में आबादी बढ़ी है। भाई आबादी बढ़ी तो फिर परसेंटेज भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन यह संख्या घट गई। पिछले 3 साल से मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, उनकी गरीबी देखकर, उनकी जाति देखकर, जिसकी वजह से कोरोना के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी नहीं बढ़ी। मोदी सरकार में किसानों की मदद के लिए सीधे उनके अकाउंट में पैसे गए। आयुष्मान योजना में 5 लाख के मुफ्त इलाज किसी की जाति और धर्म देखकर नहीं। और एक देश में यही होना चाहिए। जाति देखकर कार्ड बांटिएगा क्या आयुष्मान योजना का, कि भाई तुम्हारी फलाना जाति तो इतनी है, अच्छा तुम एक काम करो, तुम लोग ज्यादा कार्ड ले लो और वो जो कम है उनको कम कार्ड मिलेगा। जिसकी ज्यादा आबादी है उसको बेड मिल जाएगा अस्पताल में और बाकी बाहर लाइन में खड़े रहेंगे। विपक्ष की सोच देश को इसी दिशा में धकेल रही है और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं भैया गरीबी देखो चाहे जाति कुछ भी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यह सवाल भी पूछ लिया कि अगर ज्यादा आबादी ज्यादा हक की बात की जाएगी तो जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं क्या वो अल्पसंख्यकों के अधिकार भी कम करेंगे? यानी अल्पसंख्यक अगर आबादी में कम है तो क्या उनके अधिकार छीन लोगे क्या? पीएम मोदी का यह दूसरा मास्टर स्ट्रोक बयान है, क्योंकि विपक्ष जो बहुसंख्यकवाद की बात कर रहा है उस पर यह गहरा चोट करता है। सुनिए पीएम। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? यानी पीएम सीधा पूछ रहे हैं कि क्या अगर हिंदू 80% हैं तो मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये जो अल्पसंख्यक हैं, इनके हिस्से की भी चीजें उठा के सिर्फ हिंदुओं को दे दोगे क्या? ये पॉलिटिक्स करोगे क्या? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पीएम मोदी ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब देना विपक्ष को भारी पड़ जाएगा, क्योंकि विपक्ष की राजनीति का एक बड़ा फोकस अल्पसंख्यक वोट बैंक रहा है। इसलिए यह सवाल पूछा ही जाएगा कि ज्यादा आबादी ज्यादा हक का नारा देने वाले नेता और पार्टियां अल्पसंख्यकों का फिर क्या करेंगी, जो अल्पसंख्यक आबादी में बहुत कम है? क्या सिर्फ इसी आधार पर अल्पसंख्यकों का हक छीन लिया जाएगा कि उनकी संख्या कम है? या फिर ज्यादा आबादी में हिंदू हैं तो क्या सारे हक हिंदुओं को देने के लिए ये लोग तैयार हो जाएंगे? पीएम मोदी का तीसरा मास्टर स्ट्रोक यही है कि हिंदू तो आबादी में 80% से ज्यादा हैं। क्या फिर सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू आगे बढ़कर अपने सारे अधिकार ले लें? सुनिए पीएम मोदी का यह तीसरा बयान। और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? कल जब बिहार में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे तो हमने पाठशाला में यही सवाल पूछे थे कि अगर सब कुछ संख्या बल से तय होगा तो 81% हिंदुओं को सब अधिकार मिल जाने चाहिए, फिर मुसलमान, सिख, ईसाई समुदाय का क्या हो? अगर किसी समुदाय की संख्या कम है तो क्या संख्या वाले फॉर्मूले से उनके अधिकार और आरक्षण सरकार कम करेगी? जो अब जातियों की गिनती करके उनकी आबादी बता रहे हैं, उन्होंने खुद सत्ता में रहते हुए उस आबादी के लिए क्या किया जो अभी गरीब है और आज भी गरीब हैं? क्या यह खेल हिंदू वोटों को तोड़ने के लिए किया जा रहा है, जिसमें समाज को जातियों में बांटकर और उन्हें भ्रमित करके सियासी फायदा ले लिया जाए? बस आज पीएम मोदी ने यही सवाल पूछे जो हमने कल पाठशाला में उठाए थे। खास तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाए कि वो किसी भी कीमत पर हिंदुओं को बांटकर देश को बर्बाद कर देना चाहती। सुनिए पीएम के चौथे मास्टर स्ट्रोक बयान। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर
भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजना ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5वां मास्टर स्ट्रोक बयान सुनाओ। उससे पहले सवाल तो अब कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कैसे उठने लगे आपको यह भी दिखेगा, क्योंकि बिहार में जातियों की आबादी का आंकड़ा आते ही राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक का स्लोगन दिया। लेकिन इस पर कांग्रेस के बड़े नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पार्टी को आगाह किया कि इस तरह के स्लोगन के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखते हुए कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतने ज्यादा अधिकार देने से बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा मिलेगा। सिंघवी ने कहा कि अवसर की समानता कभी परिणाम की समानता के बराबर नहीं होती। जो लोग जितनी आबादी उतना हक की बात कर रहे हैं उन्हें इसके परिणाम समझने चाहिए। यानी कांग्रेस पार्टी के नेता ने ही एक तरह से समझाया राहुल गांधी को कि आप क्या चाहते हैं, देश में बहुसंख्यकवाद हो जाएगा क्या? राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैसेज वही था। जो लोग भी ऐसी बातें कर रहे हैं। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने बाद में यह सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिया। कांग्रेस के से जब यह सवाल किया गया तो उन्होंने सिंघवी की राय को उनकी निजी राय बता दिया। एक बार सुनिए कांग्रेस का रिएक्शन। भागीदारी ओबीसी को मिल रही है। पार्टी की लाइन नहीं है। पार्टी के हट से कोई हटकर कोई बात कहता है तो उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। हमारी लाइन ये नहीं है। हमारी लाइन ये है गरीब वंचित बहुजन समाज को आर्थिक सामाजिक लाभ दिया जाए। तो भैया गरीब और वंचित समाज को अगर आर्थिक और सामाजिक लाभ देना है तो जाति गिन के क्यों देना है? गरीब की जाति जान के क्यों देना है? मतलब आप लाइन लगवाओगे कि अच्छा तुम कम हो, तुम बाद में आना, तुम्हारी जाति की संख्या ज्यादा है, तुम आओ पहले ले जाओ, ले दो। ऐसे करोगे क्या? गरीब को भी देखने के लिए एक आंख और दूसरी आंख अलग अलग दिशा में देखेगी क्या? जब गरीब है तो गरीब है, फिर वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कुर्मी है, कायस्थ है, भूमियार है, ब्राह्मण है, कोई और है, क्या फर्क पड़ता है? गरीब है ना भाई। बिहार में जाति आधारित जनगणना पर बिहार कांग्रेस के ही नेता भी सवाल उठा रहे हैं। बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने रिपोर्ट को मैनिपुलेटेड बता दिया। अनिल शर्मा ने आरोप लगाया कि जाति आधारित जनगणना में सवर्णों की जनसंख्या कम करके दिखाई गई, क्योंकि 2011 की जनगणना में सवर्ण जातियों की संख्या 17% थी और अब सवर्ण जातियों की संख्या 11% दिखाई गई है। इसलिए लगता है कि जनगणना सही से नहीं की गई। अगर रिपोर्ट को सही माना जाए तो बिहार कैबिनेट में बिना देरी के 3 डिप्टी सीएम शामिल किए जाएं। कैबिनेट में अति पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वर्ग से एक डिप्टी सीएम बनाया जाए। एक बार अनिल शर्मा को सुनिए। तो मैं तो चाहता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इसकी शुरुआत अपने घर से करें, स्वयं से करें और आज ही बिहार मंत्रिमंडल में कम से कम एक मुस्लिम, एक अति पिछड़ी जाति और एक अनुसूचित जाति के उप मुख्यमंत्री का पद सृजित कर उनको शपथ दिलाएं, ताकि बिहार में यह जो सिद्ध नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वह कार्यान्वित हो सके और बिहार में तमाम लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। जाति आधारित जनगणना के आंकड़े से यही होगा कि सब अपनी अपनी जाति की आबादी देखकर अपने लिए नई नई डिमांड करने लगे, यानी देश में भयंकर स्थिति पैदा हो। जैसे अगर आप देखेंगे कि किस तरह की स्थिति बन सकती है भाई, अगर आप देखेंगे ये आंकड़े, अगर आप मान लीजिए कि आंकड़े सही हैं, तो जो यादव हैं बिहार के अंदर, यादव हैं 14%, तो वो सवाल पूछेंगे कि भाई कुर्मी सीएम क्यों होना चाहिए? भाई नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं, तो वो यादव पूछेंगे कि हम 14% हैं, कुर्मी समुदाय कम है, तो क्यों उनका सीएम होना चाहिए? फिर 17% मुसलमान कहेंगे कि भाई हमको सीएम बनाओ, हम 17% है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। फिर 20% दलित कहेंगे कि भैया हम तो 20% हैं, इनसे भी ज्यादा हमको बनाओ,
हमारा सीएम डिप्टी सीएम हमारा होना चाहिए। 81% हिंदू कहेगा कि सबको हटाओ, सब हिंदू रहेंगे, बाकी कोई रहेगा ही नहीं। यह देश तोड़ने का प्रयास है। ऐसे संख्या गिन के और मार्केट में सबको बता देने से विकास नहीं होता है। अगर आपको बहुत चिंता थी तो यह सर्वे कराकर अपने लिए रखते और बताते कि भाई हमको इनके लिए काम करना। उधर कई लोग यह भी कहने लगे कि उनकी आबादी को कम दिखाया गया, जैसे चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना पर सवाल उठाए। चिराग पासवान का आरोप है कि जनगणना में पासवान जाति के आंकड़ों को कम करके दिखाया गया है। पासवान जाति की ही अगर आप बात करें, इसकी आबादी को कम तक कर दिखाने का प्रयास राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से ही किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से बिहार सरकार के द्वारा कराए गए इस जातीय जनगणना को नकारती है और हम लोग मानते हैं कि अभी भी दोबारा से ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पहली बात तो पारदर्शिता नहीं बरती गई। यानी जाति का जो खेल विपक्ष ने शुरू किया वो बहुत खतरनाक है। वो समाज में टकराव बढ़ा देगा, लेकिन ये अपने ही खेल में फंस जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जाति की इस राजनीति को गरीबों की राजनीति की तरफ मोड़ दिया है। पीएम मोदी ने आज 5वां मास्टर स्ट्रोक लगाया दक्षिण के राज्यों की बात करके, जहां पर खास तौर पर उन दलों का दबदबा है जो कांग्रेस के सहयोगी। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के मंदिरों की बात की और पूछा कि वहां मंदिरों पर तो सरकार का नियंत्रण है, लेकिन अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों को हाथ तक नहीं लगाया जाता। क्या ज्यादा आबादी ज्यादा हक की बात करने वाली कांग्रेस हिंदुओं को उनका अधिकार दिलाएगी? क्या हिंदुओं को उनके मंदिरों पर अधिकार दिलाएगी कांग्रेस पार्टी? सुनिए पीएम का मास्टर स्ट्रोक वाला 5वां बयान। जो कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, मैं कांग्रेस को सवाल पूछता हूं, साउथ के अंदर खास करके तमिलनाडु में मंदिरों पर सरकार का हक है। सरकार ने कब्जा कर लिया है। मंदिरों की संपत्ति को सरकारी मिलीभगत में हड़प किया जा रहा है। मंदिरों को तो लूटा जा रहा है, मंदिरों को तो कब्जा किया गया है, लेकिन माइनॉरिटी के पूजा स्थल को हाथ नहीं लगाते हैं, सरकार के नियंत्रण में नहीं लेते हैं। अब कांग्रेस ने जो नारा दिया है, कांग्रेस ने कहा है कि जितनी आबादी उतना हक। अगर यही आपका मंत्र है, यही आपका सिद्धांत है, तो क्या माइनॉरिटी के जितने पूजा स्थल है उनको ये दक्षिण के आपके सारे साथी जब्त करेंगे क्या? उनका कब्जा करेंगे क्या? उनकी प्रॉपर्टी को लोगों के काम में लाएंगे क्या? नहीं लाएंगे। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं कांग्रेस को, ये जो नारा देते हैं तो क्या कांग्रेस और उसके साथी खास करके तमिलनाडु, क्या वो वहां हिंदू मंदिरों को जो कब्जा किया जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है, दक्षिण के अधिकतम राज्यों में यही खेल चला है। जब आप कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, तो क्या ये हक हिंदुओं को आप वापस देंगे क्या? जवाब दीजिए। ये झूठी बातें मत करिए। लोगों को भ्रमित करने का खेल खेलना बंद कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं जितनी आबादी उतना हक, तो हिंदुओं का हक लौटाएंगी क्या ये पार्टियां? दक्षिण के राज्यों में मंदिरों पर हक देंगी हिंदुओं को क्या? पीएम मोदी ने जो बात कही उसे अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो मैं आपको आंकड़े के हिसाब से बताता हूं कि तमिलनाडु में क्या स्थिति है। जिस तमिलनाडु की बात हो रही है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे, उस तमिलनाडु के अंदर और मंदिर कितने मंदिर हैं? 38,000 जो कि सरकारी कंट्रोल में है। इनके ऊपर सरकारी कंट्रोल है। ये एक पीआईएल के मुताबिक जो आंकड़ा है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के तहत जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक
38,000 तमिलनाडु के जो मंदिर हैं उन पर सरकारी नियंत्रण है। भाई जिनकी जितनी संख्या उतना हक, तो हिंदुओं को दे दो सारा उठा के कि भाई तुम चलाओ अपना मंदिर। नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की राजनीति में भी कांग्रेस को फंसा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अगले डिलिमिटेशन की चर्चा हो रही है। जहां जनसंख्या कम है वहां सीटें कम हो जाती हैं, जनसंख्या ज्यादा है वहां सीटें ज्यादा हो जाती हैं। दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने में बहुत बड़ी मदद की। अब कांग्रेस का नारा ऐसा है कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। इसका मतलब अब कांग्रेस दक्षिण भारत के संसद सदस्यों को क्या कम करने का नाटक करने जा रही है? क्या दक्षिण भारत कांग्रेस की इसी चाल को स्वीकार करेगा क्या? यानी हर वो प्रश्न, एक नारा दे देना बड़ा सिंपल है भैया कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, लेकिन इस जितनी आबादी उतना हक के कई दुष्परिणाम हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हीं सवालों को उठाकर देश को जगाने का प्रयास किया कि बॉस, देश में काम गरीब के लिए भला करने का होगा या उस गरीबी में भी जाति देख देख के काम होगा, तुम लोग तय करना। और अगर जिसकी जितनी आबादी उतना हक मिलेगा तो क्या सारा हक हिंदुओं को मिलेगा और फिर मुस्लिम, सिख, ईसाई सब गए लाइन में पीछे? खैर, इस पर आगे और जानकारी दूंगा, लेकिन अब दूसरे चैप्टर का वक्त हो गया है। पाठशाला में अब न्यूज क्लिक वेबसाइट पर दिल्ली पुलिस के छापों का चैप्टर। चीन के पैसे पर भारत का विरोध करने का आरोप लगा है इन पर। ऐसे में जिन पत्रकारों के घर पर छापे पड़े वहां से पुलिस को क्या मिला? न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर छापे, कौन कौन लंबा अंदर जाने वाला है? तीस्ता, सीतलवाड़, सीताराम येचुरी के यहां भी पुलिस क्यों पहुंची? अब इसका चैप्टर। चीन की फंडिंग से प्रो चाइना और एंटी मोदी कैंपेन चलाने वालों पर अब एक्शन शुरू हो चुका है। आज ऑनलाइन न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक से जुड़े लोगों के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापे मारे और उन्हें बुलाकर पूछताछ की गई। न्यूज क्लिक का ऑफिस भी सील कर दिया गया। कुछ लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया गया, लेकिन न्यूज क्लिक के प्रवीर पुरकायस्थ को अरेस्ट कर लिया गया है। न्यूज क्लिक वही पोर्टल है जिसको लेकर पहले भी बड़ी चर्चा हो चुकी है और इस पर चीन से फंडिंग लेकर भारत में प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगता है। और इसी मामले में आज न्यूज क्लिक के 2 कर्मचारी अरेस्ट हो गए। न्यूज क्लिक के मामले में दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया, जिसके मुताबिक पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद प्रवीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। प्रवीर पुरकायस्थ न्यूज क्लिक वेबसाइट के संस्थापक हैं और अमित चक्रवर्ती न्यूज क्लिक का HR हेड बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक न्यूज क्लिक की चाइनीज फंडिंग के मामले में कुल 46 लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें 37 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपियों के डिजिटल डिवाइस यानी मोबाइल, लैपटॉप वगैरह और दूसरे दस्तावेज जांच के लिए कलेक्ट कर लिए। जिस न्यूज क्लिक और प्रवीर पुरकायस्थ को लेकर यह पूरी जांच चल रही है उसके बारे में आपको बताता हूं। न्यूज क्लिक न्यूज पोर्टल का दावा है कि उसकी स्थापना 2009 में हुई। उसकी वेबसाइट के मुताबिक न्यूज क्लिक की स्थापना प्रवीर पुरकायस्थ ने की, जो इसके एडिटर इन चीफ हैं। पोर्टल पर खास तौर पर लेफ्ट के इकोसिस्टम के लोग दिखते हैं और इससे जुड़े ऐसे पत्रकार और संपादक भी जुड़े हुए हैं जो पत्रकार और संपादक मेन स्ट्रीम मीडिया से आउट हो चुके हैं और इस वक्त खाली बैठकर यूट्यूब पर पीएम मोदी को भला बुरा कहते रहते हैं। दिन भर पानी पीते हैं फिर शुरू हो जाते हैं। आज पूछताछ के बाद ये लोग कैसे पीएम मोदी पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, एक बार इसको भी सुनिए, फिर आपको पता चलेगा कि मामला किधर ले जाने का प्रयास हो रहा है। मोदी जी महान है और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है और पूछे ना और सवाल। मोदी जी महान है और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है और पूछे ना और सवाल। ये परंजॉय गुआ ठाकुरता है, इनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। बयान सुन के लग रहा है दिमाग की नस पे बहुत जोर पड़ा है जो पूछताछ हुई है उससे। कह रहे मोदी जी महान है, मोदी जी भगवान का रूप है। लेकिन ये सब प्रयास है क्या दिखाने का कि हमने मोदी जी से सवाल पूछ लिया इसलिए हम पर यह सब हो रहा है। अरे भैया, तुमसे डायरेक्ट चीज पूछी जा रही है, जांच चल रही है, सहयोग कर दो। कुछ नहीं मिलेगा तो तुम जैसे आज घर चले गए वैसे आगे भी घर पे रहोगे, घूमोगे फिरोगे, मजा करोगे। मोदी एंगल का है डालना है भाई, ये मोदी नहीं, ये भारत का एंगल है। वे
इतने गंभीर आरोप हैं इन लोगों पर इस न्यूज क्लिक पर, और उसके बाद ये लोग मोदी मोदी करते हैं, पत्रकार की फ्रीडम की बात करते हैं। चाइनीज फंडिंग से प्रोपेगेंडा करने का आरोप लग रहा है, उसका सीधा जवाब तथ्यों के साथ देने की जगह आज भी नरेंद्र मोदी को कोस कर बचना चाहते हैं। सामने एक दीवार खड़ा कर दो कि अरे हमने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ लिया इसलिए यह सब हो रहा है। आज सुबह जब से न्यूज क्लिक के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया तब से यही प्रोपेगेंडा चल रहा है, जबकि सबको पता है कि न्यूज क्लिक के मामले में बहुत पहले से जांच चल रही है और आज का एक्शन इसी जांच का अगला लेवल है। न्यूज क्लिक के दफ्तर पर आज जो रेड डाली गई उसकी प्लानिंग 2 अक्टूबर को भी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक न्यूज क्लिक पर रेड से पहले 2 अक्टूबर को स्पेशल सेल के दफ्तर में एक बैठक हुई। बैठक में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारी थे। न्यूज क्लिक पर छापेमारी की एक पूरी रूपरेखा तैयार हुई। जिन लोगों के यहां रेड करनी थी उनकी लिस्ट बनाई गई। लिस्ट में शामिल लोगों को ए, बी और सी कैटेगरी में बांटा गया। फिर 3 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से यह रेड शुरू हुई। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, गुरुग्राम में छापे पड़े। कुल 35 जगहों पर एक साथ छापे मारे गए। रेड में करीब 500 पुलिसकर्मी शामिल थे। ए कैटेगरी वाले लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी हुई, कुछ लोगों को बुलाकर पूछताछ। न्यूज क्लिक के दफ्तर पर छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के कर्मचारियों और पत्रकारों से सवाल भी पूछे। सूत्रों के मुताबिक न्यूज क्लिक के पत्रकारों से 25 सवाल पूछे गए। इनमें शाहीन बाग प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन, नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेस्ट से जुड़े हुए सवाल भी थे। न्यूज क्लिक के पत्रकारों के विदेशी दौरों की जानकारी भी मांगी गई, यह भी बताया जा रहा है। न्यूज क्लिक के जिन पत्रकारों को ए कैटेगरी में शामिल किया गया था उनसे पूछताछ की गई। जिन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई उनमें उर्मिलेश, अभिसार शर्मा, प्रवीर पुरकायस्थ, परंजय गुहा ठाकुरता शामिल हैं। इन सभी से न्यूज क्लिक की विदेशी फंडिंग को लेकर पूछताछ की गई है कहा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के कई पत्रकारों के लैपटॉप, मोबाइल फोन, कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव जब्त कर लिए। न्यूज क्लिक के साथ साथ सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के घर पर भी छापे पड़े। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के घर पर दिल्ली पुलिस ने जांच की। दरअसल सीताराम येचुरी के एक सहयोगी का बेटा न्यूज क्लिक में काम करता है। उसी सिलसिले में पूछताछ करने के लिए पुलिस गई थी। इसी तरह से मुंबई में एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के घर पर भी पुलिस ने पूछताछ की। तीस्ता सीतलवाड़ पर गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को फंसाने और साजिश रचने के आरोप पहले ही लगे हैं। इसके अलावा तीस्ता पर गुजरात दंगा पीड़ितों के फंड में भी हेरफेर का आरोप। My residence, the police came there because there is a comrade who lives with me there, who works in our office. His son works for the News Click. So they came to question him. He asked questioning on what? Nothing, no question. They just took his laptop and his cell phone and went away. Why? What is the charges? What are they investigating? Nobody knows. सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं पता, मेरा एक कॉमरेड मेरे साथ रहता है, उसका लड़का न्यूज क्लिक में काम करता है, उसका लैपटॉप वगैरह लेके चले। दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के खिलाफ जो केस दर्ज किया है उसमें यूएपीए की धाराएं भी लगाई गई। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कौन सी धाराएं लगी हैं वो भी आपको बता देता हूं। यूएपीए का सेक्शन 16 लगाया गया, आतंकवादी गतिविधियों को लेकर यह सेक्शन 17 लगाया गया है, आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग का सेक्शन है। सेक्शन 18 साजिश रचना और सेक्शन 22C कंपनियों द्वारा अपराध। आप सोचिए कितने गंभीर आरोप लग रहे हैं और फिर लोग चाहते हैं कि उनसे पूछताछ भी ना हो क्योंकि वो पत्रकार हैं। न्यूज क्लिक पर एक्शन के बाद विपक्ष ने फिर से वही प्रेस फ्रीडम, अभिव्यक्ति की आजादी का ढोल पीटना शुरू कर दिया। अरे अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी। अभी यही विपक्ष 14 पत्रकारों को बैन करके बैठा है, यही इंडी गठबंधन वाले। तब इनकी बोलने की आजादी गायब हो गई थी। जब आम आदमी पार्टी से शीश महल के सवाल पूछे जा रहे थे और हमारी पत्रकार भावना को उठा के जेल में डाल दिया गया था कैमरा पर्सन को, तब इन लोगों के पत्रकारों की आजादी नहीं दिख रही थी। आज इनको याद आया, अरे क्या करें, इसमें तो जांच हो रही है, पत्रकार की आजादी वाला फेंको। कपिल सिब्बल ने लिखा कि सुबह सुबह पत्रकारों के घरों पर छापा और यूएपीए के तहत कार्रवाई। सरकार 2024 से पहले पत्रकारों को चुप कराना चाहती है। भाई 2014 से यही गाना गा रहे हो। 2014 भी जीत गए मोदी, 2019 भी जीत गए और तब से यही चल रहा है कि पत्रकार बोल रहे हैं। अरे इतना बोल लिए फिर भी तो सीटें बढ़ ही रही। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लिखा कि यह दुखद है कि लोकतांत्रिक देश में ऐसा हो रहा है। ये लोग जब बैन कर रहे थे 14 पत्रकार को, तब इनको देश लोकतांत्रिक नहीं था।
पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि सरकार यह दावा करती है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसके बाद भी जो बचे हुए स्वतंत्र पत्रकार हैं उनके खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। पत्रकारों के फोन जबरदस्ती छीन लिए गए हैं, यह बहुत दुखद है। जबरदस्ती छीन लिए गए। इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि चीन जो है वो एक बिजनेसमैन के जरिए फंडिंग करा रहा है न्यूज क्लिक में और अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है। देश की संप्रभुता पर हमला है और जांच के लिए मोबाइल लिया गया, लैपटॉप लिया गया, तो कह रहे हैं मोबाइल छीन लिए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने लिखा है कि पत्रकारों पर इस छापेमारी से चिंतित है, वो हालात पर नजर बनाए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने लिखा कि पत्रकारों के खिलाफ छापेमारी से चिंतित है, सरकार से अपील करते हैं कि वो प्रक्रिया का पालन करे और फ्री प्रेस को कुचलने की कोशिश न करे। इंडी गठबंधन की सहयोगी आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो इतिहास में दर्ज होगा। जातिगत जनगणना के रिजल्ट से सरकार घबरा गई और डराने की कोशिश कर रही। आज की ये कार्रवाई इतिहास में दर्ज होगी और प्रतिकार सड़कों पे होगा। और हम जान रहे हैं एक और बात कि कल जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है बिहार से, आपकी चूल्हे हिली हुई है, जमीन खिसक रही है। आज आपने ये कार्रवाई की, थोड़ी हेडलाइन मैनेजमेंट भी हो, ये भारी पड़ेगा। कोई मनोज झा को बताए कि इस न्यूज क्लिक पर कार्रवाई 2021 से चल रही है भैया, और अभी कुछ दिन पहले भी कार्रवाई हुई थी, तब कोई जातिगत जनगणना के आंकड़े नहीं आए थे, लेकिन हर बार वही बातें। लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज क्लिक पर हो रहे एक्शन पर कहा कि जांच एजेंसियां नियमों के तहत कार्रवाई करने के लिए आजाद हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया हो तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी एक्शन नहीं ले सकती। देखिए, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं, और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा, तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूज क्लिक से जुड़े लोगों पर एक दिन में कोई एक्शन हुआ। ये लंबी जांच चल रही थी, पहले भी छापे मारे जा चुके हैं। न्यूज क्लिक के ठिकानों पर 7 अगस्त को ईडी ने छापे मारे थे। ईडी ने विदेशी फंडिंग के आरोपों में छापेमारी की थी। उसके बाद 17 अगस्त को न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ। कोई जातिगत जनगणना के आंकड़े नहीं आए थे 17 अगस्त। न्यूज क्लिक के खिलाफ ईडी से मिले इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की। दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के दफ्तर से कई चीजें इकट्ठा की। दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के दफ्तर से जो लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं, उनसे कई अहम सुराग मिल सकते हैं, कहा जा रहा है। न्यूज क्लिक पर छापेमारी को प्रेस की आजादी पर खतरा बताने वाले भूल जाते हैं कि न्यूज क्लिक पर जो आरोप है वो कितने गंभीर हैं। यहां पर मामला प्रेस की आजादी का नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता का है, और पत्रकार देश से ऊपर नहीं होता। और इन पत्रकारों को तो खुद सपोर्ट करना चाहिए कि लो मेरा मोबाइल लो चेक कर लो, मेरा लैपटॉप चेक कर लो, मेरे में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहां गाना गाने लगे लोग कि नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं इसलिए बोला। बहुत बढ़िया एक तरीका बन गया। न्यूज क्लिक पर आरोप है कि उसे चीन से फंडिंग मिलती है। आरोप है कि न्यूज क्लिक को नेविल रॉय सिंगर नाम का व्यक्ति फंडिंग करता है, जो अरबपति बिजनेसमैन। इसका खुलासा अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने किया था, जिसके बारे में पाठशाला में मैंने आपको बताया भी था। न्यूज क्लिक को मिली कितनी फंडिंग ईडी के रडार पर है, आपको वो भी बता देता हूं। कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, इतना पैसा हवा में नहीं दे देता कोई किसी को यूं ही उठाकर, और वो भी न्यूज क्लिक जैसी वेबसाइट। कोई बहुत बड़ी एजेंसी होती तो समझ में आता। एफडीआई के नाम पर कितना पैसा दिया गया इसको? करीब करीब 9 करोड़ 60 लाख रुपया, 9.59 करोड़ रुपया एफडीआई। और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ईओएस के नाम पर 28 करोड़ 29 लाख रुपया दिया गया है। मतलब अगर आप ये कुल मिला दीजिए तो करीब करीब जो है करीब 38 करोड़ रुपया बैठता है। 38 करोड़ रुपया एक न्यूज क्लिक वेबसाइट को मिल रहा है हवा में। 38 करोड़ रुपया। न्यूज क्लिक पर यह आरोप भी है कि उसने एफडीआई रूट से मनी लॉन्ड्रिंग की है। आप देखिए कि जनवरी 2018 में पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड बनती। अप्रैल 2018 में कंपनी घाटे में थी। एक शेयर की कीमत करीब 10 रुपए थी। इस दौरान शेयर खरीदने के नाम पर एफडीआई के रूप में 9 करोड़ 59 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। न्यूज क्लिक को यह पैसे नेविल रॉय सिंघम, वही बिजनेसमैन जिस पर आरोप है कि वो चीन के लिए काम करता है, चीन का प्रोपेगेंडा फैलाता है, उसी नेविल रॉय सिंघम ने वर्ल्ड वाइड मीडिया के जरिए ये पैसे न्यूज क्लिक को दिए।
वर्ल्ड वाइड मीडिया फिलहाल निष्क्रिय कंपनी। शेयर का दाम कितना था? 10 रुपया। उसकी जगह एक एक शेयर कितना में लिया गया? 11,510 रुपया में भाई। 10 रुपया का शेयर 11,510 रुपया प्रति शेयर में मिला। कौन से ऐसी बात थी भाई कि 10 रुपए का शेयर 11,000 रुपया में ले रहे थे? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंट के जरिए फंडिंग की गई आरोप है। अब आप खुद बताइए, इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं न्यूज क्लिक पर, जिसके बाद जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। अब बताइए, इस पूरी कार्रवाई में प्रेस की आजादी पर हमला कैसे हो गया? यह तो सीधा सीधा चाइनीज फंडिंग और चाइनीज फंडिंग से देश के खिलाफ दुष्प्रचार की जांच हो रही है। और यही माहौल बनाया गया था जब बीबीसी पे कार्रवाई हुई थी कि बीबीसी ने कोई डॉक्यूमेंट्री बना दी, इसलिए नरेंद्र मोदी ने छापे पड़वा दिए। बाद में बीबीसी ने माना ना अपना टैक्स को लेकर के, हमने टैक्स में गड़बड़ी की थी। उसके बाद सब सन्नाटे में चले, कोई नहीं बता रहा कि हाँ बीबीसी ने माना है। अब न्यूज क्लिक पे कार्रवाई हो रही है, इतने गंभीर आरोप है। न्यूज क्लिक के साथ जो जुड़े पत्रकार हैं, उनका मोबाइल लैपटॉप लेकर देख रहे हैं कि ये लोग भी उसमें थे कि नहीं, पूछ के बात करके सब चीज हुई है कि नहीं। तो क्या गलत हो रहा है? सिर्फ कोई पत्रकार इसलिए कुछ भी करेगा क्या इस देश में? और देश को ताक पर रख दें क्योंकि आप लोगों को नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाना है, देश को बर्बाद होने दिया जाए। अरे जो नहीं होगा उसके खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा, आराम से घर में रहेगा। किस बात की इतनी टेंशन है? पाठशाला में अब यूपी के बंटवारे का चैप्टर। सीएम योगी का नया चैलेंज आ गया है। क्या यूपी बटेगा और पश्चिमी यूपी नया राज्य बनेगा? यूपी को 2 हिस्सों में बांटने की सियासत पर यह कंप्लीट चैप्टर देखिए। उत्तर प्रदेश को लेकर बीच बीच में यह बहस होती रही है कि सबसे बड़ी आबादी वाले इतने बड़े राज्य का अगर बंटवारा हो जाए तो शासन प्रशासन के हिसाब से बंटवारा अच्छा हो। लेकिन कुछ लोग इस आइडिया का समर्थन नहीं करते। सरकार भी इसे खारिज करती रही और यह बात आई गई हो जाती। लेकिन इस बार जब 2024 के लोकसभा चुनाव करीब है तो फिर से यूपी के बंटवारे की बहस उठ गई और इस बार यूपी को 2 हिस्सों में बांटने की मांग उठी। और यह मांग भी किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने उठाई। संजीव बालियान पश्चिमी यूपी के बड़े नेता हैं। उन्होंने मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के मंच से यह मांग उठा दी और कहा कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनना ही चाहिए। यही नहीं, संजीव बालियान ने मेरठ को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाने का भी सुझाव दे दिया। संजीव बालियान ने अपनी इस मांग को पार्टी हाईकमान तक पहुंचाने की बात भी कह दी। एक बार पहले संजीव बालियान को सुन लीजिए कि उन्होंने कहा क्या है, फिर आपको बताऊंगा कि इस मांग का कैसे बीजेपी के ही नेता विरोध करने लगे और यूपी का बंटवारा करने वाले इस आइडिया का पूरा इतिहास क्या है। मैं खोल के कहता हूं, हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए। मेरठ की राजधानी होनी चाहिए। 8 करोड़ की आबादी है, बहुत छोटे छोटे प्रदेश हैं। जिस दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बन जाएगा, ये इस देश का सबसे अच्छा प्रदेश होगा, सबसे समृद्ध। संजीव बालियान ने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग तो उठा दी, लेकिन इस मुद्दे पर उन्हें अपनी ही पार्टी के और अपने ही इलाके से बीजेपी नेता संगीत सोम का साथ नहीं मिला। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग को ही गलत ठहरा दिया और कहा कि ऐसा होने पर पश्चिमी यूपी नया राज्य नहीं बल्कि मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। सुनिए संगीत सोम क्या कह रहे हैं। कि आप जेलों में चले जाइए, आज जेलों में 50 से 60%, 70% एक ही वर्ग के लोग हैं, क्योंकि क्राइम एक ही वर्ग के लोग करते हैं ज़्यादा। आपने देखा होगा कि जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे मुजफ्फरनगर दंगा हुआ है उसमें मर्डर किए हों, जितने मर्डर होते हैं एक ही वर्ग के लोग करते हैं अधिकतर। मैं फिर कहता हूं कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनना मिनी पाकिस्तान बनना है। ये मिनी पाकिस्तान जैसी इसकी स्थिति बन जाएगी। इसलिए हम कभी इसके समर्थन में नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग बने। संजीव बालियान को भले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग पर अपनी पार्टी के नेताओं का साथ न मिले, लेकिन हर मुद्दे पर बीजेपी का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बालियान की मांग का समर्थन कर दिया। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनेगा तो इससे कानून व्यवस्था अच्छी होगी और राज्य का विकास भी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और समय समय पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग उठती रही। अगर यह अलग राज्य बन जाता है तो इससे विकास को गति मिलेगी। वहीं एनडीए में बीजेपी के सहयोगी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी संजीव बालियान की मांग का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, यूपी बहुत बड़ा राज्य है, इसे तो 4 हिस्सों में बांट देना चाहिए। अब ओपी राजभर को सुन लीजिए।
ये तो लंबे समय से डिमांड चल रही है। जैसे हम लोग पूर्वांचल की मांग करते हैं, कोई बुंदेलखंड की मांग करता है, कोई हरित प्रदेश की मांग करता है। अलग अलग लोगों के जो है अलग अलग डिमांड है, वो उनकी सोच है, उनका विचार है। प्रदेश बड़ा है तो प्रदेश में बंटवारा, हम भी उसके पक्षधर हैं कि प्रदेश बड़ा प्रदेश है, उसको 4 भागों में बांट दिया जाना चाहिए। हालांकि संजीव बालियान पहले नेता नहीं है जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग की। इससे पहले भी कई बड़े बड़े नेता पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग करते हैं, जिनमें पश्चिमी यूपी के एक बड़े नेता अजीत सिंह का भी नाम शामिल रहा है। इसके पीछे जो तर्क हैं वो भी आपको जानने चाहिए। पहला तर्क यह दिया जाता है कि पश्चिमी यूपी की आबादी 8 करोड़ से ज्यादा है, जो देश के कई छोटे राज्यों से भी ज्यादा है। दूसरा तर्क, यूपी की कुल जीडीपी में पश्चिमी यूपी का योगदान करीब 52% है। यूपी के राजस्व में कुल योगदान करीब 70%। यूपी के बजट में उसका हिस्सा करीब 18%। तीसरा तर्क यह है कि पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 34 सीटें हैं और 124 विधानसभा सीटें, लेकिन यूपी सरकार में इस इलाके को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। चौथा तर्क दिया जाता है कि पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट की कोई बेंच ही नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट 720 किलोमीटर दूर है, जबकि पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट भी उससे कम यानी करीब 427 किलोमीटर पड़ता है यहां से। पांचवा तर्क यह दिया जाता है कि पश्चिमी यूपी से राजधानी लखनऊ की दूरी करीब 500 किलोमीटर है। लखनऊ से सरकारी आदेश पश्चिमी यूपी पहुंचते पहुंचते रास्ते में खो जाता है या फिर सही समय पर नहीं पहुंच पाता, यह आरोप लगता है। पश्चिमी यूपी का केंद्र मेरठ अलग राज्य की राजधानी बनी। छठा तर्क यह है कि पश्चिमी यूपी गंगा यमुना के दोआब का उपजाऊ इलाका है। पूर्वी यूपी से पश्चिमी यूपी की मिट्टी अलग है, इसलिए इसकी पहचान हरित प्रदेश के तौर पर होनी चाहिए। ये तर्क दिए जाते हैं क्यों पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बना देना चाहिए। यूपी में सिर्फ पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की ही मांग नहीं उठी, बल्कि लंबे समय से यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की मांग उठती रही। ये 4 हिस्से कौन है वो भी आपको बता देता हूं। एक तो पूर्वांचल, दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तीसरा अवध प्रदेश और चौथा बुंदेलखंड। लेकिन यूपी के बंटवारे की मांग आज की नहीं है। देश के आजाद होने से ही यूपी के बंटवारे की मांग उठने लगी। बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए भी नेहरू से लेकर अंबेडकर तक ने यूपी का बंटवारा किए जाने की वकालत की थी। ऐसे में यूपी के बंटवारे की मांग का इतिहास भी आपको जानना चाहिए। 1952 में लोकसभा में बोलते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार यूपी के बंटवारे का जिक्र किया। पंडित नेहरू ने कहा कि यूपी को 4 राज्यों में बांटा जा सकता है। और फिर साल 1955 में पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यूपी को 3 हिस्सों में बांटने की मांग उठाई। उन्होंने पश्चिमी, मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य बनाने की मांग की। इसके बाद लगभग हर दशक में यूपी के बंटवारे की मांग उठती रही, लेकिन साल 1991 में चौधरी अजीत सिंह ने जोरदार तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने की मांग उठाई। साल 2000 में झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के अलग अलग राज्य बनने पर एक बार फिर पश्चिमी यूपी को हरित प्रदेश घोषित करने की मांग गरमाई। साल 2007 में यूपी की तत्कालीन सीएम मायावती ने यूपी के बंटवारे के लिए विपक्ष का समर्थन मांगा और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी में मायावती ने यूपी को 4 अलग अलग राज्यों में बांटने की सिफारिश की। इसके बाद साल 2011 में मायावती कैबिनेट ने यूपी के विभाजन को मंजूरी दे दी। यूपी को हरित प्रदेश, अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में बांटने की सिफारिश की। हालांकि उस वक्त की यूपीए सरकार ने मायावती के इस प्रस्ताव को लौटा दिया। यूपीए सरकार ने कुछ मुद्दों पर मायावती सरकार से स्थिति साफ करने के लिए कहा। इसके बाद 2012 में मायावती चुनाव हार गईं और समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई। समाजवादी पार्टी ने यूपी के बंटवारे के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया और अखंड उत्तर प्रदेश का नया नारा दे दिया। समय समय पर केंद्र सरकार भी इस प्रस्ताव पर सवाल उठाती रही है, क्योंकि राज्यों का बंटवारा करना कोई आसान काम नहीं होता। इसमें कई सारे मुद्दे होते हैं। संसाधनों का बंटवारा कैसे होगा, सीमाएं क्या होंगी, कर्ज का बंटवारा कैसे होगा, नौकरशाही कैसे बटेगी, ये कई मुद्दे होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि छोटे राज्यों की वकालत करने के पीछे जो सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है कि इससे गुड गवर्नेंस आएगा, तो उसमें यह भी देखना होगा कि इतना बड़ा राज्य योगी आदित्यनाथ ने 2017 से अच्छी तरीके से तो संभाला हुआ है। कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है, गुंडे माफिया खत्म हो रहे हैं, विकास हो रहा है। तो फिर जब योगी हैं तो यूपी के बंटवारे का आइडिया ही मुमकिन नहीं दिखता। ये लोग पाठशाला में अब किस्सा अनसुना। इमरजेंसी के 2 साल बाद यानी 1977 में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली। जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इमरजेंसी के दौरान जेल गए नेताओं ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने की मांग उठाई, जिसके लिए एसपी लेवल के खास अफसर एनके सिंह को चुना गया, जो उस वक्त सीबीआई में थे। लंबी चर्चा के बाद इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के लिए 3 अक्टूबर यानी जैसे आज 3 अक्टूबर है,
वैसे ही 3 अक्टूबर का दिन तय। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। आरोप लगाया गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान इंदिरा के चुनाव प्रचार के लिए 100 जीप खरीदी गई, जिसमें भ्रष्टाचार हुआ था। यह तय हुआ कि इंदिरा को शाम के वक्त गिरफ्तार किया जाएगा ताकि कम से कम एक रात वो जेल में बिताए। 3 अक्टूबर की शाम 5:15 बजे सीबीआई के अफसर अपनी एम्बेसडर कार से इंदिरा गांधी के घर पहुंचे। तय प्लान के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद इंदिरा गांधी को फरीदाबाद में बड़खल लेक के एक गेस्ट हाउस में ले जाना, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने वकीलों की सलाह पर राज्य के बाहर जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इंदिरा गांधी को किंग्सवे कैंप में दिल्ली पुलिस ऑफिसर मेस में ले जाएगा। गिरफ्तारी के अगले दिन यानी 4 अक्टूबर को इंदिरा गांधी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। 1 से 1.5 मिनट की सुनवाई के बाद जज ने सबूत नहीं होने की बात कहते हुए केस को डिसमिस कर दिया। जेल से रिहा होने के बाद इंदिरा गांधी अपनी गिरफ्तारी को सहानुभूति में बदलने में कामयाब हो गई और 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ उनकी सरकार में वापसी। एक और अनसुना किस्सा।